नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरी जवान बेटी को देखकर रेलगाड़ी में चढ़े उन 6 लड़कों ने हमारे साथ। लगभग 3 वर्ष बाद मैं लखनऊ जा रही थी। लखनऊ मेरे लिए एक शहर ही नहीं, एक तीर्थ है, क्योंकि वह मेरा मायका है। उस शहर में पांव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आता है। 10 दिन के बाद भैया की बड़ी बेटी शुभ्रा की शादी थी। मैं और मेघना दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। राजीव बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो इन्हें काम की अधिकता थी, दूसरे इनकी तो ससुराल है। ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मेरी बात और है। मैंने सोचा था कि कुछ दिन वहां चैन से रहूंगी, सबसे मिलूंगी, बचपन की यादें ताजा करूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊं। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी कि आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होंगी, जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। लक्ष्मी बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। शुभ्रा के विवाह में जाने का कुछ तो अपना ही चाव कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह। हम दोनों माँ बेटी ने बड़े ही मनोयोग से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई और आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया गया। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पहुंचे। राजीव हमें विदा करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे राजीव ने भांप लिया था। ऐसे में वह कुछ खुलकर तो कह न पाए, लेकिन मुझे होशियार रहने के लिए जरूर कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिससे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी, चुहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, न ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की है। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन उस समय मैं लड़कों की शरारतों और नोक-झोंक से कुछ परेशान सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे। शायद मेरे साथ मेघना का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ ना होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य और गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे ना होती। मेरा ध्यान शुभ्रा की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचों, खेत खलिहानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए।
घुंघराले बालों वाला सांवला सा नाटे कद का अंकित फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पूट था। एक लड़के को सब सेम कहकर बुला रहे थे। यह उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं लगता था, शायद यह दोस्तों द्वारा किया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त, सेम चाल ढाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मछली कदकाठी वाला ईश ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, मूछों की पतली सी रेखा और बड़ी बड़ी आंखों वाले ईश से पूछे बिना लड़के कोई काम न कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली डाली टी शर्ट पहने बिखरे बालों वाला बेपरवाह तबीयत वाला समीर था, जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़के का नाम मनीष था। लंबा, गोरा चिट्ठा, नजर का चश्मा पहने वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पढ़ाकू सा लगने वाला मनीष एक अंग्रेजी नॉवल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर रजत ने उसका नॉवल छीन लिया। रजत बड़ा ही चुलबुला, गोल मटोल, हंसमुख लड़का था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। रजत पूरे रास्ते हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब मेघना के कारण है। इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नजरों का पहरा हर दम मेघना पर बैठा रहा। मेरे ही कारण मेघना बेचारी भी दबी घुटी सी या तो खिड़की से बाहर झांकती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ न खुलकर हंस पाई, न ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे न मैं ही ऐसी माँ हूँ और न मेघना ही इतनी पुरातन पंथी है। वह तो हमेशा सह शिक्षा में ही पढ़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत, हंसी मजाक नहीं करती होगी? फिर भी न जाने क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलापन मेरे मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे गया था। उनसे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वे मेघना तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों के बहानों से उठी नजरें जब मेघना से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार मेघना मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने के अपने फैसले पर भी झुंझुलाहट होने लगी थी। वास्तव में मायके जाने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि आजकल औरतों का अकेले सफर करना कितना जोखिम का काम है। वह सभी खबरें जो पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ी थी, एक एक करके मेरे दिमाग पर दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफर में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते हैं। काफी देर तक तो हम दोनों मुंह सीकर बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती? और सफर में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वे ऐसे ही अजनबी बनी रहती? उन कुछ घंटों के सफर में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत, वर्तमान सब जांच लेती। चूंकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसलिए उनकी उठी हर नजर मुझे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनका ही हर बात उसी को ध्यान में रख कर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक में मुझे छिटांक सी और ओछापन नजर आ रहा था।
कुछ घंटों का सफर जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई, मुझे खबर ही न थी, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता, लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने मेघना को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्र पत्रिकाएं भी पेश कर दी। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें पूछा। हालांकि हम हमेशा मना करती रही। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता। कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतनी दूर न ले जाए कि मैं उसे समेट ही न सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफर खत्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। कानपुर स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहां कुछ ज्यादा देर के लिए रुकती है। डब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई थी। तभी एक अजीब सा शोर कानों से टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते, बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहां जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियां चिपकती चली जाती हैं। वह स्टेशन नहीं, मानो मनुष्यों के समुद्र पर बंधा हुआ बांध था, जो गाड़ी के आते ही टूट गया था। प्लेटफॉर्म पर सिर ही सिर नजर आ रहे थे। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कई सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेघना ने घबरा कर खिड़की बंद करनी चाही तो कई हाथ अंदर आ गए, जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। मेघना को पीछे हटाकर सेम और अंकित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा, मनीष, रजत और ईश तीनों अंदर घुस आए। आदमियों के रेवड़ को खदेड़ने में लगे थे। किसी को धकिया रहे थे तो किसी से हाथापाई हो रही थी। समीर ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़कों को तो उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो ईश और सेम एक साथ बोल उठे, आंटी जी, आप दोनों निश्चित होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नजर रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह लखनऊ में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी, जिसमें भाग लेने यह सारी भीड़ लखनऊ जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी जरूरत से उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूट पाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी न होकर शोर और दहशत का बवंडर था, जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच। उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर
मैं मन ही मन नतमस्तक थी। उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। कानपुर से लखनऊ तक के उस कठिन सफर में वे न बैठे न उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच में अपनी शरारतें, चूहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारी और सामान की हिफाजत। मैं आत्मग्लानि की दलदल में धंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी, जिसके कारण मैंने एक बार भी इनसे ठीक व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, ना ही इनके हास परिहास अथवा बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता और संस्कारों का, और बदले में इन्होंने दिया इतना श्रेष्ठ सम्मान और सुरक्षा। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी ब्याह तय करते समय या यात्रा पर निकलने से पहले हमें शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों, जलसे, जुलूसों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। उस दिन महिलाओं के साथ घटी दुर्घटनाएं अखबारों के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी बनकर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहां भी जगह नहीं मिल पाई। लखनऊ स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बेचने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटी, उस पर किसी भीड़ जिसकी न कोई नैतिकता न सोच, बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कूली भी न मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग था। अपने बैग के साथ सेम ने हमारी बड़ी अटैची उठा ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी मनीष ने उठा ली। मेघना के पास पानी की बोतल और मेरे पास मात्र मेरा पर्स रह गया। हमारे दोनों बैग भी ईश और अंकित के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया, जिसके बीच हम दोनों चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हो। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फर्ज था। दिल ही दिल में सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए मैंने उन्हें शुभ्रा की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था, क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए लखनऊ एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 10 दिन रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य और मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन और दिशाहीन कहते हैं, लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमसे अलग सोच वाली
कैसे हो सकती है? जरूर उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हो जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? जल्दी से कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन